नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को गलती करने का लाइसेंस मिल गया हो, वो भी ऐसा लाइसेंस जो मौत तक वैलिड रहे। हमारे देश में एक कानून पर इस वक्त काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, जो चुनाव आयुक्तों को कहता है कि आप चुनाव में कुछ भी कीजिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत, रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दरअसल केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वो उस कानून की जांच करना चाहता है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। इस कानून के अंदर जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है वो ये है कि चुनाव के दौरान या उससे जुड़े किसी फैसले में चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, उस मामले में गलती करने वाले चुनाव अधिकारी पर ना ही तो नागरिक मुकदमा होगा और ना ही आपराधिक कार्रवाई होगी। और ये सुरक्षा चुनाव आयोग को नौकरी के दौरान ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी पूरी जिंदगी तक जो है लागू रहेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए एक चुनाव आयुक्त तो अपने पद पर रहते हुए कोई एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे किसी पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचता है या चुनावों में धांधली का आरोप लगता है। उनके रिटायर होने के बाद भी 10 या 20 साल बाद भी उनके उस फैसले के लिए उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो स्कूल में रहते हुए जो भी करे, रिटायर होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे उन्होंने स्कूल के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया हो, कुछ गलत चीजें की हो, तो रिटायर होने के बाद भी वो प्रिंसिपल निश्चिंत रह सकता है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से याचिका में कहा गया कि ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीश तक को नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं मिला। और कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया था, जिसने सीईसी और ईसी को एक तरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्तियां छीन ली थी। ये वो प्रथा है जो देश की आजादी के बाद से चली आ रही है। दरअसल ये पूरा विवाद 2023 के उस कानून से जुड़ा है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सुरक्षा से जुड़े नियम बदले गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों के चयन की समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे ताकि नियुक्ति प्रक्रिया संतुलित और स्वतंत्र रहे। लेकिन इसके बाद सरकार ने कानून बनाकर चीफ जस्टिस को इस समिति से बाहर कर दिया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। और इसके बाद हमने देखा कि इस मामले पर विपक्ष के कई नेता और खासकर राहुल गांधी ने भी इस चीज का विरोध किया था और यहीं से पूरा जो विपक्ष था उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना को कमजोर कर रही है। ऊपर से इसी कानून में यह भी प्रावधान जोड़ दिया गया कि चुनाव आयुक्तों पर उनके कामकाज को लेकर कभी भी निजी केस नहीं किया जा सकेगा, यानी नियुक्ति में सरकार का दबदबा और जवाबदेही से पूरी छूट दोनों एक साथ यहां पर देखने को मिली। और इसका असली खतरा यही है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, अगर गलतियों के लिए कोई कानूनी रास्ता ही नहीं रहेगा, वो भी बंद कर दिया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कौन देगा? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो संस्थाओं की जवाबदेही से चलता है और जब जवाबदेही ही हट जाती है तब ताकत बेलगाम हो जाती है। और आज सुप्रीम कोर्ट का दखल इसलिए अहम है क्योंकि ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक ही सीमित नहीं है। ये कानून यूं ही चलता रहा तो कल को हर संवैधानिक संस्था अपने लिए ऐसे ही ढाल मांग सकते कि भाई हमें भी यही चाहिए कि हम चाहे जो भी करें उसके बाद कानून हमारा कुछ बिगाड़ ही ना सके, फिर ना जांच बचेगी ना जवाबदेही बचेगी और लोकतंत्र सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को संविधान के तराजू पर तौलता है या सरकार की मंशा को हरी झंडी दे देता है, क्योंकि अगर चुनाव कराने वाले से सवाल पूछना बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा। और आज के समय में चुनाव आयोग बार बार हम देखते हैं कि कटघरे में आ जाता है। जिस तरीके से कई राज्यों के चुनावी नतीजे आए, उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने कई बड़ी बातें कही कि चुनावों के अंदर वोट चोरी हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से हमने देखा कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि किस तरीके से वोट चोरी का बड़ा खेल जो है वो देखा जा रहा है और कई चुनावों के अंदर ऐसा किया जा रहा है, कई फर्जी वोटर्स जो है वो देखे जा रहे हैं। और इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में चुनाव आयोग से बार बार सवाल पूछे गए और अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रोसेस चल रही है और इस एसआईआर की प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से कई लोगों के नाम छटनी किए जा रहे हैं, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग पर लगा हुआ है। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जानबूझकर इस प्रोसेस के अंदर विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है, यानी जिन जगहों पर विपक्ष के वोट बैंक थे उन जगहों पर जानबूझकर लोगों के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये तमाम दलीलें दी जाती हैं कि इस एसआईआर प्रोसेस के जरिए जो है घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। और घुसपैठिए अभी बिहार के अंदर जब ये पूरी के पूरे बिहार चुनाव हो रहा था तो हमने देखा कि तब भी ये दलीलें दी गई, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, तब सभी लोग ये कह रहे थे कि इस एसआईआर के जरिए जो घुसपैठिए हैं वो बाहर किए जाएंगे। लेकिन क्या देखा गया कि बिहार चुनाव भी निकल गया, एसआईआर बिहार के अंदर हो भी गया, लेकिन क्या गिने चुने लोग जो है वो घुसपैठिए के नाम पर सामने आए। ये कहा गया था कि एक बड़े स्तर पर जो है वो घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा बम बनाने की कोशिश घुसपैठिए के मामले को की गई थी बिहार चुनाव से पहले, और बाद में पूरा का पूरा जो बम था वो फुस हो गया। और अब बंगाल के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले भी एक घुसपैठिए वाले मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। और इस एसआईआर प्रोसेस पर हम देख रहे हैं बंगाल की जो सरकार है, टीएमसी जो है तमाम तरह के सवाल उठा रही है और वो लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर लोगों को के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं और ये एसआईआर प्रोसेस जमीनी स्तर पर उस तरीके से नहीं की जा रही जिस तरीके से बताई या समझाई जा रही है। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तमाम तरह के सवाल उठा चुके हैं। अभी हमने देखा था कि अभिषेक बनर्जी जो है वो अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग के दफ्तर में गए थे। वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि वहां पर चुनाव आयुक्त की तरफ से उनको उंगली दिखा कर बात की जा रही थी, जिस पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने वहां पर कहा कि हम लोग लोगों की तरफ से चुनकर आए हुए लोग हैं और आप हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ 1-1.5 घंटे के अंदर, अगर हम गलत कह रहे हैं तो चुनाव आयोग जो है वीडियो जारी कर दे और सबको पता चल जाए कि आखिर में उस दिन क्या कुछ हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरे हुए था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जब कई बीएलओज अपनी जान गंवाने लगे तो चुनाव आयोग के दफ्तर तक का घेराव किया गया। यानी आप देखिए शुरू से अंत तक अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग लगातार जो है वो निशाने पर आता रहा है। और अभी हाल फिलहाल में आप देखिए इस एसआईआर प्रोसेस की जब मैं बात कर रही हूं, जहां एक तरफ बीएलओज पर काम के दबाव की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस एसआईआर प्रोसेस के अंदर एक पूर्व नेवी चीफ के साथ क्या हुआ। गोवा में रहने वाले एक 82 साल के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश और उनकी पत्नी को चुनाव आयोग का नोटिस मिलता है और उन्हें कहा गया कि वो अपनी पहचान साबित करने के लिए तय तारीख पर अधिकारियों के सामने पेश हो, वरना उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से ही काट दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल प्रकाश को एसआईआर सुनवाई नोटिस के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित रहने को कहा गया। एडमिरल प्रकाश ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई, कहा कि बीएलओज उनके घर 3 बार आ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुजुर्ग अवस्था में इस एज में भी आके 18 किलोमीटर दूर जाकर पहचान साबित करने को कहा गया
गया, ये सिस्टम की खामी को दिखाता है। एडमिरल प्रकाश ने एक्स पर भी इस बारे में पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे ना तो किसी विशेष सुविधा की जरूरत है, ना ही मैंने 20 साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद कभी कोई ऐसी मांग की। मैंने और मेरी पत्नी ने आवश्यकता अनुसार एसआईआर प्रपत्र यानी जो फॉर्म थे वो भी भरे और इसी वेबसाइट पर गोवा की प्रारूप मतदाता सूची में 2026 में अपने नाम देखकर हम खुश भी हुए थे, लेकिन हम इसी नोटिस का पालन करेंगे। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में भी लिखा, क्या मैं निर्वाचन आयोग को यह बता सकता हूं कि अगर एसआईआर फॉर्म आवश्यक जानकारी नहीं जुटा रहे तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको सुधार करना चाहिए। वो कहते हैं कि बीएलओज ने हमसे 3 बार मुलाकात की थी और हमसे बहुत बार उन्होंने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो तक मांगी थी। हम 82 और 78 साल के हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर दो अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग तारीखों पर उपलब्ध होना है। ये नोटिस हमें क्यों भेजा जा रहा है? यानी आप देखिए अभी, और इससे पहले हमने क्या देखा था कि अमर्त्य सेन, जो कि उन तक को भी नोटिस भेज दिया गया। बाद में हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है, जब हर जगह इस पर सवाल उठने लगे तो चुनाव आयोग जो था वो अपनी गलती मानते हुए नजर आया था। नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस मिल गया था। तभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया था। टीएमसी ने इसे बंगाल के गौरव का अपमान बताया था और पूछा क्या भारत रत्न से भी ये सवाल होना चाहिए। मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी और बताना पड़ा कि नोटिस जानबूझकर नहीं भेजा गया, बल्कि एक सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस है और एक एरर की वजह से ऐसा हुआ। तो पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमर्त्य सेन जैसे लोगों को भी नोटिस भेजा गया। और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक दिन पहले रामपुरहाट की जनसभा में वो दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन जैसे विश्वविख्यात विद्वान को एसआईआर का नोटिस भेजा और सुनवाई के लिए बुलाया। और मतलब आप समझ सकते हैं उन्होंने भी इस चीज पर कई सवाल जो थे वो उठाए थे और बाद में चुनाव आयोग कैसे अपनी बात से पलट गया। इसके अलावा हमने देखा कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी, उन तक को भी इस मामले में नोटिस भेजा गया। यानी एक से बढ़कर एक हस्तियों को हम देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रोसेस के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं और फिर उसके बाद इन तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को पिछले कुछ समय से किस तरीके से वो बार बार लोगों के सवालिया निशान पर आ रहा है। उसके काम पर वैसे ही एक तरफ जो हम देख रहे थे सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कानून लाए जाने की बात कही जा रही जिसमें चुनाव आयोग चाहे जो करे उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा और वो चाहे जो कुछ भी करके उनके अधिकारी निकल जाएं, सवाल उनके रिटायरमेंट तक के बाद नहीं पूछा जा सकता। ऐसे तमाम कानूनों पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस मामले में जवाब जाता है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से, वो तब क्या कुछ होता है इस मामले में, जहां पहले ही विपक्ष लगातार जो है वो हल्ला बोल कर रहा था। अब क्या इसमें कोई फैसला विपक्ष के हित में आता है, नहीं आता, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।